अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसक्रिप्शन सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को। फर्स्ट 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि वो आप लोग देख लें क्योंकि उन 2 लेक्चर्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको आज के लेक्चर को समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन को देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कौन कौन से उसके फंडामेंटल रूल्स होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड को डिस्कस किया था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स और मेजर जो टर्मिनोलॉजी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज को, जो कि की प्लेयर होता है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसको हम लोगों ने देखा, कितने टाइप के होते हैं उसके स्ट्रक्चर को देखा। उसके अलावा हम लोगों ने प्रमोटर रीजन को डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिटेल में बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन है, जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से अकम्प्लिश होता है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन एक इंजाइमेटिक प्रोसेस है, डेफिनेटली इंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो इसके लिए जो इंजाइम यूज़ हो रहा होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही इंजाइम जो है वो सभी टाइप के आरएनएस को सिंथेसाइज करता है। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड इन 3 मेजर स्टेप। बैक्टीरिया हो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, इनके अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो 3 मेजर स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग होती है वो सारी की सारी इस प्रोसेस के अंदर होती है। इलोंगेशन के प्रोसेस में एक लंबी चेन बनती है आरएनए की। और जो थर्ड है वो होता है टर्मिनेशन प्रोसेस। ये एंड पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो फर्दर 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर इस इनिशिएशन के स्टेप के अंदर, इनिशिएशन का जो स्टेप है वो आगे से 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जो कि क्लोज होती हैं। फिर उसके बाद होता है ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर थर्ड वन होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन फेज का सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होना। इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम की फॉर्म में सबसे पहले क्या करता है, प्रमोटर रीजन के ऊपर जो एक खास तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। जब वो रिकग्नाइज कर लेता है तो फिर क्या करता है, प्रमोटर रीजन के साथ जाके बाइंड करता है और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है जिसे कहा जाता है क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम होता है क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखें, ये पॉजिटिव 1 साइट है, ये है एक इनिशिएशन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट साइट। अब ये जो +1 है इसके अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम -10 पर एक रीजन, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स भी कहा जाता है, इसको प्रिग्नो बॉक्स भी कहा जाता है। और उसके अलावा +1 से -35 अपस्ट्रीम एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि होता है TTGACA। अब ये जो 2 सीक्वेंस होते हैं ये प्रमोटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन्हें सबसे पहले रिकग्नाइज करेगा, इन्हें पहचानेगा। जब पहचान लेता है कि यानी कि 35 पर भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, -10 पर भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसे पता चल जाता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आगे एक जीन प्रेजेंट है जिसको मैंने ट्रांसक्राइब करना है। तो वो क्या करेगा, रिकग्नाइज कर लिया, रिकग्नाइज करने के बाद यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर बाइंडिंग होती है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे कहा जाता है क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो बाइंडिंग हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है वो प्रमोटर रीजन के ऊपर हो रही है। अब यहाँ पर दूसरे वर्ड्स को समझते हैं। ये जो ऊपर वाला नाम है क्लोज्ड, क्लोज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक डीएनए के जो दोनों स्टैंड है वो क्लोज्ड है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए। इसी वजह से वर्ड यूज़ हो रहा है क्लोज्ड का। उसके बाद आ जाता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2। देखिए यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज है जो कि एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है। एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटीन है, उसके साथ साथ डीएनए है।
यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। दो चीज़ों की यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करे, तो इसीलिए वर्ड यूज़ होता है क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसे क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो चीज़ें आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए मिलकर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो डीएनए के दोनों स्टैंड है वो क्लोज्ड है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए, इसलिए टर्म यूज होती है क्लोज्ड की। इन दिस स्टेट डीएनए रिमेन्स डबल स्टैंडेड। इस ये जो फॉर्मेशन होती है क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें जो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, आपस में सेपरेट नहीं होते। इनिशिएशन का सेकंड स्टेप होता है ओपन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। ओपन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स का नाम ही हमें इसके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर रीजन के साथ आके बाइंड हुआ होता है, वो क्या करता है, डीएनए के दोनों स्टैंड्स को ओपन करता है। और ये जो ओपनिंग होती है वो 10 से 13 बेस पेयर्स की होती है, यानी कि डीएनए के दोनों स्टैंड जो आपस में पहले जुड़े हुए थे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के साथ ही 10 से 13 बेस पेयर के दरमियान का जो रीजन होता है वो वहाँ से ओपन हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इसको ओपन करता है। और अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन होती है +1 साइड से -11 से लेकर +3 के दरमियान में, यानी कि स्टार्ट साइड जो +1 है उसके -11 अपस्ट्रीम और +3 डाउनस्ट्रीम के दरमियान वाले रीजन में होती है। और वहाँ पर एक बबल सा बन जाता है, वहाँ पर जो ओपनिंग होती है 10 से 13 बेस पे जो ओपन हुए होते हैं वहाँ पर एक बबल बन जाता है, जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। उसके अलावा एक और पॉइंट नोट करना है आपने यहाँ पर कि ये जो ओपनिंग होते हैं यहाँ पर किसी भी टाइप की ना तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी कि यहाँ पर किसी भी टाइप की एनर्जी कंजप्शन नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है दोनों स्टैंड्स को ओपन करने के लिए। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ओपन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, इसके साथ ही जो +1 साइट होती है डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर वो एक्सपोज हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है दोनों स्टैंड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज की भी जो शिफ्टिंग होती है वो नीचे वाले स्टैंड में, यानी कि उस स्टैंड के ऊपर हो जाती है जो कि एज अ वो यूज़ हो रहा होता है डीएनए टेम्पलेट स्टैंड। अब डीएनए टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है और किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि मैंने डीएनए के दोनों स्टैंड में से कौन सा स्टैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करना है, इसको हम लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा, तो वहाँ पर जाके देख ले। इसके साथ ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन फेज का लास्ट स्टेप होता है वो कहलाता है टर्नरी प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उसके साथ ही +1 साइट एक्सपोज हो जाने के साथ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के अंदर लाया जाता है। वो क्या करता है, इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर अलाइन कर देता है, उनको आपस में ज्वाइन करता है और आरएनए की सिंथेसिस, आरएनए की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इस स्टेज के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर 3 तरह के बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन जो कि आरएनए पॉलीमरेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए, ये तीनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है टर्नरी प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। देखिए 3 तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और ये आपस में जब मिलते हैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे बोला जाता है टर्नरी प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। टर्नरी का वर्ड इस वजह से यूज़ हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो न्यूक्लियोटाइड बेस सबसे पहले ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए में वो एडेनिन होती है, बट कुछ केसेस में गवानीन भी हो सकती है, बट कभी भी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पैरामिडीन नहीं होती, यानी कि कभी भी वो न्यूक्लियोटाइड बेस जो सबसे पहले ट्रांसक्राइब हो रही होती है एमआरएनए के अंदर वो ना तो साइटोसिन होगी ना ही थायमिन होगी, या तो वो एडेनिन होगी या फिर ज़्यादातर केसेस में वो एडेनिन होती है या फिर वो क्या होगी, गवानीन होगी, लेकिन कभी भी वो पिरामिडीन नहीं होती। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है वो डीएनए टेम्पलेट की एडेनिन होती है या फिर कुछ केसेस में गवानीन होती है। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल में समझाती हूँ। देखें,
ये हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है, यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले एडेनिन प्रेजेंट है, उसके बाद हम लोग साइटोसिन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग थायामीन ले लेते हैं, फिर गवानीन ले लेते हैं, फिर थायामीन ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही होगी तो सबसे पहले ये जो एडेनिन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। यहाँ पर क्या होगा, इसके रिजल्ट में आरएनए के अंदर यूरेसिल बनेगा, यूरेसिल की अटैचमेंट होगी। उसके बाद साइटोसिन प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट क्या बनेगा, गवानीन बन जाएगी। उसके फिर थायामीन प्रेजेंट है, तो थायामीन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, आरएनए के अंदर एडेनिन आ जाएगा। लेकिन कभी भी जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस है डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, वो पिरिमिडीन नहीं होगी, यानी पिरिमिडीन के अंदर दो बेसिस आती हैं, या तो साइटोसिन होगी या फिर थायामीन होगी, वो कभी भी नहीं होगी। हमेशा डीएनए टेम्पलेट के ऊपर जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ट्रांसक्राइब होगी एमआरएनए के अंदर, वो ज़्यादातर केसेस में एडेनिन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में गवानीन भी हो सकती है, यानी कि प्यूरिन होगी, कभी भी पिरिमिडीन नहीं होगी। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर क्लियरेंस, या फिर इसको कहा जाता है प्रमोटर एस्केप। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 10 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को सिंथेसाइज करवा लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर रीजन होता है उसको लीव कर देता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ से एंट्री हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है इलोंगेशन फेज। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रमोटर क्लियरेंस या फिर प्रमोटर एस्केप, क्योंकि इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन को छोड़ के आगे की तरफ मूव करता है। इसी वजह से कहा जाता है, टर्म यूज होती है प्रमोटर क्लियरेंस या फिर प्रमोटर एस्केप, आरएनए पॉलीमरेज की छोड़ देना प्रमोटर रीजन को। इसके साथ ही क्या होता है, इसी पॉइंट के अंदर, इसी स्टेज में जो इंट्रैक्शन होती है आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन के साथ, वो ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करती है तो वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। उसके साथ साथ सिग्मा यूनिट जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हुआ होता है वो भी डिसोसिएट होता है। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो सिग्मा यूनिट होता है वो उसकी आरएनए पॉलीमरेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आरएनए पॉलीमरेज को ये नहीं पता होता कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से करनी है, इसी वजह से वो किसकी हेल्प लेता है, वो लेता है सिग्मा यूनिट की। लेकिन अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो अब सिग्मा यूनिट की ज़रूरत नहीं रही, तो वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि जिसके साथ सिग्मा यूनिट बाइंड करता है वो एक होलो एंजाइम फॉर्म में होलो एंजाइम की तरह काम कर रहा होता है। अब होलो एंजाइम जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूटता कैसे है कि जो सिग्मा यूनिट है वो अलग हो जाता है, जो कोर एंजाइम होता है वो अलग हो जाता है। हमने यही बात की थी कि जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके सिग्मा यूनिट बाइंड करता है तो उसको होलो एंजाइम कहा जाता है। अगर सिग्मा यूनिट ना बाइंड करे तो वर्ड यूज़ होता है कोर एंजाइम। अब यहाँ से जब इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज लीव करता है प्रमोटर रीजन को, तो सिग्मा यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोर एंजाइम। ठीक है, आगे आरएनए पॉलीमरेज जो मूव करेगा इलोंगेशन फेज के अंदर, जो एंट्री होगी आरएनए पॉलीमरेज की वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी कोर एंजाइम की फॉर्म में, क्योंकि इससे सिग्मा यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो गया, सेपरेट हो गया। ये सारा कुछ क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रमोटर क्लियरेंस या फिर इसको कहा जाता है प्रमोटर एस्केप। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, डैट इज़ एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन का क्या मतलब होता है, एबॉर्टिव का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर क्लियरेंस करता है, प्रमोटर क्लियरेंस मतलब प्रमोटर को छोड़ के, प्रमोटर रीजन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो बनने वाला आरएनए है उसकी जो लेंथ है वो 10 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की लेंथ हो, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस्ड लंबा आरएनए सिंथेसाइज हो चुका हो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को लीव करे। अगर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस से कम आरएनए सिंथेसाइज हुआ होगा और उसके साथ ही प्रमोटर क्लियरेंस हो जाती है, तो वहीं पर क्या होता है, आरएनए के सिंथेसिस का यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है और उस कंडीशन को कहा जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। वक्त से पहले इनिशिएशन के प्रोसेस का रुक जाना।
अब इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेक श्योर किया जाता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज लीव करे, प्रमोटर क्लियरेंस करे, तो उस वक्त जो सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो 10 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इन विच सिंथेसाइज्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज एंड डिग्रेडेड, तो अबॉर्टिव इनिशिएशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, बनने वाला जो आरएनए होता है वो रिलीज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो भी टेम्पलेट स्टैंड को लीव कर देता है। उसके साथ ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इस कंडीशन को कहा जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। अगर 10 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का लॉन्ग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर क्लियरेंस करेगा, प्रमोटर वाले रीजन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएगा और फिर इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। अगर स्टॉप हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्लियरेंस करता है उसके साथ ही इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है 3 to 5 डायरेक्शन में, जो कि वो वैसे ही चलता आ रहा होता है, 3 to 5 डायरेक्शन में मूव करता है और कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज कर रहा होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स को 5 to 3 डायरेक्शन में। इलोंगेशन फेज में क्या होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो बनने वाला आरएनए है, सिंथेसाइज्ड आरएनए जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं होता वो पूरे का पूरा जो आरएनए है वो डीएनए टेम्पलेट के साथ एसोसिएट रहे, यानी कि उसके साथ जुड़ा रहे। जैसे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है, वो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर मूव कर रहा होता है, डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो डीएनए टेम्पलेट को रीड कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो आरएनए होता है, सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा होता है। वो जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा, जो पीछे वाला डीएनए स्टैंड है वो क्या होता जाएगा, वो बंद होता जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो भी आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और वहाँ से जो बनने वाला आरएनए है वो भी क्या करेगा, डीएनए टेम्पलेट की उस आरएनए की जो एसोसिएशन होती है डीएनए टेम्पलेट की, वो भी डिसोसिएट हो रही होती है, यानी कि वो भी टूट रही होती है। सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बेस पेयर जो होते हैं वो आरएनए के डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़े हुए होते हैं। उस 8 से 10 बेस पेयर को कहा जाता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड। सिर्फ 8, और याद रखिएगा 8 या 8 से ज़्यादा 10 बेस पेयर लॉन्ग जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है वो डीएनए टेम्पलेट के साथ हाइब्रिड की फॉर्म में, डीएनए आरएनए हाइब्रिड की फॉर्म में बाइंड होता है। बाकी जितना भी आरएनए होता है वो सारे का सारा क्या करता है, वो डीएनए टेम्पलेट से डिसोसिएट हो रहा था, यानी कि उसको लीव कर रहा होता है। इस तरह आरएनए पॉलीमरेज जो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और जो बनने वाला आरएनए है वो क्या होता जाएगा, वो डिसोसिएट होता जाएगा। इलोंगेशन फेज में सिर्फ यही कुछ होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का लास्ट फेज होता है टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसने टर्मिनेट होना होता है, यानी कि उसने रुकना होता है, उसने स्टॉप होना होता है। अब प्रोकैरियोट के अंदर जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है, दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और इसको इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी कहा जाता है। दूसरा होता है रो डिपेंडेंट। अब जो रो इंडिपेंडेंट होता है ये विदाउट अ रो प्रोटीन होती है। एक्चुअल में रो क्या है, रो एक प्रोटीन है जो कि हेक्सामेरिक है, उसके 5-6 छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक प्रोटीन बनी होती है। अगर तो उस प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाए तो उसको कहा जाता है रो इंडिपेंडेंट या फिर इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बनने वाला आरएनए होता है वो खुद ही अपनी टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसको अकम्प्लिश करता है, यानी कि अपनी हेल्प से ही, अपने खुद से ही टर्मिनेट कर देता है अपने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, इसलिए कहा जाता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है खुद से, विदन। जबकि दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है रो डिपेंडेंट, और ये इसमें पार्टिसिपेट करती है रो प्रोटीन। किस तरह से करती है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि किस तरह से पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे या फिर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो इसमें यह होता है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर
रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है और कुछ के अंदर रो डिपेंडेंट होता है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया की स्पीशीज से देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे बेसिली, मोलेक्टस, अनकोलोस्टेडिया, इनके अंदर रो फैक्टर यानी कि रो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से कि ये क्या करते हैं, ये उस टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं जो कि रो इंडिपेंडेंट होती है या जिसको इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कहा जाता है। जब उनके अंदर प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली उन्होंने क्या करना है, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन की तरफ जाना है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की तरफ जाना है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की फैमिलीज़ होती है जैसे एंटेरोबैक्टीरियस फैमिली। ये इस फैमिली से जितने भी बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर रो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर रो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो किस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के प्रोसेस को यूज़ करें, वो यूज़ करें रो डिपेंडेंट को, क्योंकि उनके अंदर रो प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन को। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन याद रखिएगा, यहाँ पर कोई एडिशनल प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी भी टाइप की प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ साथ इस टर्मिनेशन के अंदर एनर्जी की भी, एटीपी हाइड्रोलिसिस की भी ज़रूरत नहीं होती। ये दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है। एक तो ये कि कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती, उसके साथ साथ एटीपी एनर्जी, एटीपी हाइड्रोलिसिस यानी कि किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत इस प्रोसेस के अंदर नहीं होती। अब होता क्या है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उस जीन के एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस कहलाता है। इसमें गवानीन और साइटोसिन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जीसी रिच सीक्वेंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टेड सीक्वेंस या इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होता है। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस ऐसा बेस सीक्वेंस होता है जिसको इन्वर्ट करने पर यानी कि उल्टा करने पर उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिले। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको दो सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के अंदर। ये दोनों सीक्वेंस आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। जैसे थायामीन है, थायामीन को अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला थायामीन है, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, गवानीन, गवानीन और साइटोसिन और फिर गवानीन। मैंने आपको कहा था कि ये क्या होते हैं, जीसी रिच होते हैं। साइटोसिन और गवानीन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। दूसरा जो सीक्वेंस है वो है साइटोसिन, गवानीन, ये भी जो है वो जीसी रिच है और इसके लास्ट में एडेनिन। अगर हम लोग पहले वाले को, इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, नंबर 1 को अगर हम लोग इन्वर्ट करें यानी कि उल्टा करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा। देखिए सबसे पहले थायामीन है तो लास्ट में देखिए हमें क्या मिल रहा है, एडेनिन मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा सीक्वेंस जो है वो साइटोसिन है, तो सेकंड लास्ट कौन सा है, नंबर 2 का गवानीन है। अगर यहाँ पर नंबर 1 के अंदर थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो गवानीन है, तो वहाँ से नंबर 2 के अंदर थर्ड लास्ट कौन सा है, साइटोसिन है। यानी कि एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। इन्हें कहा जाता है इन्वर्टेड रिपीट्स। अब इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस के फ़ौरन बाद 8 से 9 एडेनिन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉली ए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन के रेजिड्यूज होते हैं। अब जैसे ही इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस और उसके साथ अटैच एडेनिन रेजिड्यूज का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनने वाला जो आरएनए होता है, आरएनए में इन्वर्टेड सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यानी कि बेस पेयरिंग प्रेजेंट होंगी और आरएनए में भी जीसी हाई नंबर प्रेजेंट होगा। देखिए इसमें भी हाई जीसी हाई, ये भी जीसी, इसके अंदर भी जो गवानीन और साइटोसिन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस गवानीन और साइटोसिन दोनों रीजन की यानी कि दोनों इन्वर्टेड रिपीट्स की जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए में भी प्रेजेंट होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं और आपस में इंटरेक्ट करने से एक हेयरपिन लाइक लूप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें गवानीन और साइटोसिन की ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है और हमें पता है गवानीन और साइटोसिन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं। यानी कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये जो बॉन्डिंग होती है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट में हर्डल क्रिएट करता है, यानी कि रुकावट बन जाता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज
मूव नहीं कर सकता। इसके साथ ही एंजाइम को सिग्नल मिल जाता है कि ये टर्मिनेटर पॉइंट है, इस नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखना। जब आरएनए पॉलीमरेज मूव ही नहीं कर पाता तो वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, या एक तरह से बोलें रुक ही जाता है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू तभी रहता है जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और डीएनए टेम्पलेट स्टैंड को रीड करके उसके अकॉर्डिंग ये आरएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, राइबो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड कर रहा होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट जो है वो वहाँ पर रुक चुकी है। आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, डीएनए को टेम्पलेट स्टैंड को रीड करके और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर रहा। अब वहाँ पर एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब जब आरएनए पॉलीमरेज की ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो चुका है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो इसके साथ इन्वर्टेड सीक्वेंस के बाद टेम्पलेट डीएनए में पॉली ए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच प्रेजेंट होता है, जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है यूरेसिल की फॉर्म में। ठीक है, वहाँ आरएनए में पॉली यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जो कि टेम्पलेट डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है और वहाँ पर डीएनए आरएनए हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है। हमने हमारे वहाँ पर पीछे डिस्कस किया एक पॉइंट को कि ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर सिर्फ 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड बेस का जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड होता है वो प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड प्रेजेंट है वो कहाँ पर, किन किन दो चीज़ों के दरमियान में प्रेजेंट है, वो है एडेनिन के अंदर और दूसरा है यूरासिल के अंदर। अब जो एडेनिन है वो है डीऑक्सी एडेनिन, वो डीएनए की एडेनिन है, डीऑक्सी एडेनिन है। जबकि जो यूरासिल है वो है राइबो यूरासिल। दोनों ऑपोजिट बायोमोलिक्यूल्स है, एक है डीएनए का स्ट्रेच और एक है आरएनए का स्ट्रेच, और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो एडेनिन डीएनए का एडेनिन है और आरएनए का यूरासिल वो एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होती है, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती कि आरएनए को डीएनए के साथ जोड़ के रखे। ठीक है, अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज रुक चुका है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एडेनिन और यूरासिल के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वीक होने की वजह से क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती और कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो डीएनए से अलग हो जाएगा, तो उसके साथ ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी क्या करता है, डीएनए टेम्पलेट को लीव कर देता है और लीव करके चला जाता है। तो इसके साथ ही जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। इसको कहा जाता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के साथ साथ यहाँ पर एक और भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के लिए एक और भी दूसरा नाम होता है, वो होता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, खुद से टर्मिनेशन के प्रोसेस को रोकना। इस प्रोसेस में ट्रांसक्राइब होने वाला जो आरएनए है जिसकी सिंथेसिस हो रही होती है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए की टर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ये एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रक्चर ट्रांसक्राइब आरएनए के ऐसे रीजन से बनता है जो जीसी रिच होता है। इस रीजन में गवानीन और साइटोसिन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। जो हेयरपुन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ही जो आरएनए पॉलीमरेज होती है उसकी मूवमेंट रुक जाती है डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। तो इसी वजह से एक टर्म यूज़ होती है जिसे बोला जाता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन के। जो बनने वाला आरएनए है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी टर्मिनेशन के लिए, किसी टाइप की कोई एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के अंदर दूसरा मैकेनिज़्म होता है टर्मिनेशन का, वो कहलाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन का मतलब ये होता है, ये जो मैकेनिज़्म होता है ये डिपेंड कर रहा होता है एक प्रोटीन के ऊपर जो कहलाती है रो प्रोटीन। अब कुछ रो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। रो प्रोटीन जो होती है वो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, यानी कि इसके 6 सब यूनिट से, ये छोटे छोटे सब यूनिट से, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, विच इज़ एटीपी डिपेंडेंट, जिसको एटीपी की ज़रूरत होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत होती है। अब ये क्या करती है, ये वर्क करती है एज आ आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। याद रखिएगा ये जो रो प्रोटीन होती है ये आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये आरएनए के ऊपर जाके बनती है जो सिंथेसाइज्ड
आरएनए होता है, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट नेसेंट आरएनए होता है, जो बन रहा होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है, ये उसके ऊपर जाके बाइंड करती है और वहाँ पर आरएनए के ऊपर एक साइट, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है रट साइट। यहाँ पर मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करी क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या समझ रहे होते हैं, ये जो रो प्रोटीन होती है ये डीएनए के साथ जाके बाइंड करती है, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर जाके इसकी बाइंडिंग होती। ऐसा नहीं होता, ये जो रो प्रोटीन होती है ये आरएनए के ऊपर जाके बाइंड करती है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड और नेसेंट आरएनए होता है उसके ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है रट सीक्वेंस। और ये जो रट सीक्वेंस होता है ये सी रिच होता है, यानी कि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में साइटोसिन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। अब ये जो रट साइट है ये क्या होती है, रट का मतलब जो फुल एब्रीवेशन है वो होती है रो यूटिलाइजेशन साइट। रो यूटिलाइजेशन साइट, ये जो रट होता है, रो यूटिलाइजेशन साइट होते हैं, ये वर्क करता है एज एन एक्टिवेटर, यानी कि ये एक्टिवेट करता है रो प्रोटीन को। जैसे ही ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए के अंदर अपेयर हो जाएगा, ये साइटोसिन रिच सीक्वेंस होता है, ये जैसे ही अपेयर हो जाएगा ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है रो प्रोटीन को। और उसके साथ साथ ये लोडर के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी कि सीडी के तौर पर काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर चढ़ के जो रो प्रोटीन है वो आरएनए पॉलीमरेज की तरफ मूव करती है ताकि आरएनए पॉलीमरेज को जाके कैप्चर कर सके। अब ये जो रो प्रोटीन होती है या जिस रो फैक्टर होता है ये फंक्शन करता है एज अ डीएनए आरएनए हेलिकेज, यानी कि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है कि डीएनए और आरएनए के दरमियान में जो एसोसिएशन होती है उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। और वहीं से जो जैसे ही जब एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी डीएनए और आरएनए के दरमियान में, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले क्या होता है, जो रो प्रोटीन होती है, जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा होता है उसके अंदर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है रट सीक्वेंस। अब ये जो रट सीक्वेंस होता है, इस रट सीक्वेंस को जो रो प्रोटीन है वो रिकग्नाइज करती है। ये जो रट सीक्वेंस होता है ये होता है साइटोसिन रिच, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80, यानी कि 60 से 80 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि साइटोसिन रिच होता है। बार बार साइटोसिन 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 रिपीट हो रहे होते हैं। इससे पता चल जाता है रो प्रोटीन को कि मैंने इसके साथ, इस सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करना है। वो रट सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करती है, तो रट सीक्वेंस क्या करता है, वर्क करता है एज एन एक्टिवेटर, उसके साथ साथ लोडर यानी कि सीडी के तौर पर। सबसे पहले रो प्रोटीन रट सीक्वेंस के साथ आके बाइंड करेगी, फिर बाइंड करने के बाद वो क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज की तरफ मूव करेगी। आरएनए पॉलीमरेज की, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए टेम्पलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, ये उसकी तरफ मूव करती है, उसकी तरफ मूव करती है और वहाँ पर जाकर उसको कैप्चर कर लेती है। जैसे इसको कैप्चर करेगी तो उसके साथ क्या करती है, इसके अंदर रो फैक्टर के अंदर, रो प्रोटीन के अंदर हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करती है, जो एसोसिएशन होती है डीएनए और आरएनए के दरमियान में, उनको ब्रेक कर देती है। जैसे ही उनको ब्रेक करेगी तो आरएनए जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, डीएनए टेम्पलेट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। जब ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका कोई काम ही नहीं बचता, वो क्या होता है, वो भी डिसोसिएट हो जाता है और इसके साथ ही जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और याद रखिएगा, जब रो प्रोटीन ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है आरएनए पॉलीमरेज की तरफ, तो उस वक्त वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी कि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है। इसी वजह से रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होती है वो एटीपी डिपेंडेंट भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि हमने रो इंडिपेंडेंट केस में देखा था वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।